नमस्कार सभी को, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। फिर से हाजिर है साइकोलॉजी की एक और क्लास के साथ। देखिए, जो टेस्ट सीरीज आपके लिए चलाई हुई है इस चैनल पर, उसी को आगे बढ़ाते हुए फिर से एक और क्लास लेकर आए हैं। आज का हमारा टॉपिक रहेगा संप्रेक्षण और शिक्षण के सिद्धांत। तो देखिए, क्वेश्चंस की क्लास रहेगी। तो चलिए फिर देर ना करते हुए क्लास को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं आज का हमारा पहला क्वेश्चन क्या है कि संप्रेक्षण का वास्तविक अर्थ है। संप्रेक्षण का वास्तविक अर्थ क्या है? सूचनाओं को भली प्रकार से प्रेषित करना, सूचनाओं पर भाषण देना, शिक्षक और छात्रों के बीच वार्तालाप होना, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो देखिए क्या पूछा है, संप्रेक्षण का वास्तविक अर्थ पूछा है। तो यहाँ पर हमारे पास जो फोर्थ ऑप्शन है वो सही रहेगा, क्योंकि संप्रेक्षण का अर्थ इनमें से कोई भी नहीं है। संप्रेक्षण का वास्तविक अर्थ होता है कि एक व्यक्ति द्वारा दूसरे व्यक्ति को जो है संदेश या सूचनाएं भेजी जाती है, और जब दूसरा व्यक्ति जिसको वो भेजी जा रही है उसको हम क्या कहते हैं? प्रापक कहते हैं। और जिसके द्वारा ये भेजी जा रही है उसको हम प्रेषक कहते हैं। यानी कि प्रेषक द्वारा प्रापक के पास जो सूचनाएं संदेश भेजे जा रहे हैं, जब प्रापक यानी कि प्राप्तकर्ता संदेश प्राप्त करता, सूचनाएं प्राप्त करता, उस अर्थ में ही उस संदेश या सूचनाओं को समझे जिस अर्थ में प्रेषक ने भेजी है, उसे हम कहेंगे क्या? संप्रेक्षण का वास्तविक अर्थ। तो देखिए यहाँ पर हमारा आंसर सही रहेगा डी। सामूहिक संप्रेक्षण का गुण है, यह विधि सरल तथा सस्ती होती है, छात्रों को व्यवहार कुशल बनाती है, छात्रों में नेतृत्व कुशलता का विकास करते हैं और उपयुक्त सभी। तो देखिए बात किसकी हो रही है? सामूहिक संप्रेक्षण की, यानी कि समूह में जो है जानकारी दी जा रही है, संदेश जो है समूह में दिए जा रहे हैं। तो क्या होगा कि यह विधि सरल और सस्ती होगी। बिल्कुल, जब आप एक व्यक्ति को अलग से जानकारी देंगे फिर दूसरे व्यक्ति को अलग से जानकारी देंगे तो वो जो है कठिन होगा, महंगी पड़ेगी वो विधि। तो यहाँ पर सरल क्या रहेगी कि समूह में जो है जानकारी देना, छात्रों में नेतृत्व कुशलता का विकास होता है। बिल्कुल, समूह में कार्य जब करते हैं, बालक समूह में रहते हैं, जानकारी प्राप्त करते हैं, समूह में रहते रहते उनमें क्या होता है? नेतृत्व के गुण, जो कुशलता है उसका विकास होता है। छात्रों को व्यवहार कुशल बनाती है। बिल्कुल, समूह में रहकर छात्र जो है एक दूसरे के साथ रहना सीखते हैं, टीम वर्क करना सीखते हैं, तो छात्रों को व्यवहार कुशल बनाती है। ये भी बिल्कुल सही है। तो ऑप्शन हमारे पास डी सही रहेगा, यानी कि उपयुक्त सही, उपयुक्त सभी यहाँ पर सही रहेगा। आंसर रहेगा डी। संप्रेक्षण के संप्रेक्षण के प्रकार है 4, 2, 3 या फिर 5। तो देखिए संप्रेक्षण के कितने प्रकार होते हैं? 2 प्रकार होते हैं। एक होता है व्यक्तिगत संप्रेक्षण और एक होता है सामूहिक संप्रेक्षण। व्यक्तिगत संप्रेक्षण में एक व्यक्ति जो है दूसरे व्यक्ति को, केवल एक व्यक्ति को जानकारी देता है, जबकि सामूहिक संप्रेक्षण में क्या होता है कि समूह को जानकारी दी जाती है। जैसे कि एक शिक्षक जो है अकेले एक छात्र को जानकारी दे तो उसे हम क्या कहेंगे? व्यक्तिगत संप्रेक्षण कहेंगे। जबकि एक जो शिक्षक है वो पूरी क्लास को एक साथ जानकारी दे, उसे हम क्या कहेंगे? उसे हम कहेंगे सामूहिक संप्रेक्षण। तो ध्यान रखिएगा, संप्रेक्षण के कितने प्रकार होते हैं? 2 प्रकार होते हैं। कौन कौन से? व्यक्तिगत संप्रेक्षण और सामूहिक संप्रेक्षण। संप्रेक्षण के प्रमुख घटक है प्रेषक, प्रापक, माध्यम या फिर उपयुक्त सभी। तो देखिए घटक की बात हो रही है तो इनको आपको याद रखना है कि संप्रेक्षण के कौन कौन से घटक होते हैं। पहले हम बात करें किसकी, क्रम में याद कर लीजिएगा उनको। प्रेषक, फिर दूसरा क्या रहेगा? संदेश या सूचनाएं या फिर मैसेज। तीसरा यहाँ पर रहेगा क्या? माध्यम, माध्यम। चौथा यहाँ पर रहेगा प्राप्तकर्ता, जिसे हम क्या कहते हैं? प्रापक। और पांचवा यहाँ पर रहेगा क्या? प्रतिपुष्टि। तो देखिए प्रेषक वो व्यक्ति जो संदेश भेज रहा है, सूचनाएं भेज रहा है, उसको हम क्या कहेंगे? प्रेषक कहेंगे।
किसके जरिए भेज रहा है, मैसेज करके भेज रहा है, संदेश भेज रहा है, तो संदेश को हम क्या कहते हैं, मैसेज कहते हैं। तो यहाँ पर सेकंड नंबर पर क्या आएगा, संदेश। किस माध्यम से भेज रहे हैं, देखिए जो व्यक्ति है वो संदेश भेज रहा है, अब उसका कोई माध्यम भी होगा, हो सकता है वो फोन के माध्यम से संदेश दे रहा है, हो सकता है वो पत्र लिखकर संदेश भेज रहा है, जानकारी भेज रहा है। तो यहाँ पर थर्ड नंबर पर क्या आएगा, माध्यम। फोर्थ नंबर पर आएगा प्रापक, जिसको हम कहते हैं कि संदेश प्राप्त करने वाला। जिस व्यक्ति के पास प्रेषक ने जो है संदेश भेजा है, जानकारी भेजी है, सूचनाएं भेजी है, उसको हम क्या कहेंगे, प्रापक। पांचवें नंबर पर क्या आएगी, प्रतिपुष्टि, याद रखना है। देखिए प्रेषक ने जो मैसेज भेजा है प्रापक के पास, अब उसका जवाब भी देना पड़ेगा, किसको, प्रापक को, प्रेषक को जवाब देना पड़ेगा। इसी को हम क्या कहेंगे, प्रतिपुष्टि कहेंगे। तो देखिए उदाहरण के माध्यम से समझने की कोशिश करते हैं कि एक दोस्त जो है दूसरे दोस्त को एक मैसेज करता है कि कल मूवी देखने चलेंगे, और दूसरा दोस्त जवाब देता है कि ठीक है चलेंगे। तो यहाँ पर जिसने जो मैसेज सबसे पहले किया उसको हम क्या कहेंगे, प्रेषक कहेंगे। जिसने मैसेज डाला अपने दोस्त को उसको हम क्या कहेंगे, प्रेषक। जिसने कहा कि मूवी देखने चलेंगे, अब मूवी देखने चलेंगे ये क्या है, संदेश है। किसके माध्यम से मैसेज डाला, तो व्हाट्सएप के माध्यम से, फ़ोन के माध्यम से मैसेज डाला। अब दूसरा दोस्त जो है जिसके पास मैसेज भेजा गया उसको हम क्या कहेंगे, प्रापक कहेंगे। अब जो दोस्त ने जवाब दिया है, यानी कि जो कहा है उसने क्या, ओके ठीक है चलेंगे, इसे ही क्या कहेंगे, प्रतिपुष्टि कहेंगे। तो ध्यान रखिएगा इसके घटक को, इसके क्रम को आपको याद रखना है। एग्जाम में क्वेश्चन यहीं से आता है कि जो है संप्रेषण के घटक को क्रम में लगाइए। तो पहले नंबर पर होगा प्रेषक, दूसरे पर संदेश, तीसरे पर माध्यम, चौथे पर प्रापक और पांचवे पर प्रतिपुष्टि। तो यहाँ पर हमारा आंसर रहेगा उपयुक्त सभी। शिक्षण के कार्य में सम्मिलित है मूल्यांकन कार्य, उपचारात्मक कार्य, निदानात्मक कार्य। तो देखिए या फिर उपयुक्त सभी। देखिए जो शिक्षण कराया गया है बालकों को, उसका क्या कराया जाएगा, लास्ट में मूल्यांकन उसका किया जाता है कि बालकों ने कितना सीखा। तो ये भी क्या है, शिक्षण में सम्मिलित है। शिक्षण कार्य में अगर कोई कमी रह जाती है, मानकर चलिए कोई बच्चे के नंबर जो है कम आ रहे हैं या कोई बच्चा फेल हो गया है, तो उसकी जो है उसको पता लगाना, उसकी कमी का पता लगाना, ये क्या कहेंगे, हम उसको निदानात्मक कार्य कहेंगे। उसकी कमियों की खोज करके, उसकी कमियों का पता लगा के कि क्यों किसी बच्चे के नंबर कम क्यों आ रहे, कोई बच्चा फेल क्यों हो गया, उसका पता लगाकर फिर क्या किया जाता है, उपचार उसका किया जाता है। तो उपचारात्मक कार्य। तो देखिए शिक्षण के कार्य में ये सभी सम्मिलित है, मूल्यांकन, निदानात्मक तथा उपचारात्मक कार्य। तो आंसर रहेगा डी। बच्चे प्रभावी रूप से सीखते हैं जब वे पाठ्य पुस्तक में दिए गए तथ्यों को याद करते हैं, वे श्यामपट्ट पर अध्यापक के द्वारा लिखे गए उत्तरों की नकल करते हैं, वे विभिन्न गतिविधियों एवं कार्यों में सक्रिय रूप से भाग लेते हैं, शिक्षक जो है कक्षा में होने वाली सभी घटनाओं व बच्चों को पूर्ण रूप से नियंत्रित करता है। तो देखिए बच्चे कब सीखेंगे, प्रभावशाली ढंग से कब सीखते हैं, क्या शिक्षक जब उन पर नियंत्रण करेगा, नियंत्रित रखेगा कक्षा को, तब सीख पाएंगे? तो बिल्कुल नहीं। श्यामपट्ट पर जो भी अध्यापक ने लिखा है उसकी नकल करके सीख पाएंगे? बिल्कुल नहीं। याद करना यानी कि रट कर सीख पाएंगे? बिल्कुल नहीं। तो फिर कैसे सीखेंगे कि वे विभिन्न गतिविधियों एवं कार्यों में सक्रिय रूप से भाग लेते हैं। हमने कहा बच्चे कैसे सीखते हैं, करके सीखते हैं। बच्चे स्वयं करके सीखते हैं, सक्रिय रूप से भाग लेकर सीखते हैं। किसी भी गतिविधि में सक्रिय रूप से भाग लेकर बच्चे सीखते हैं, स्वयं करके सीखते हैं। तो आंसर हमारा क्या रहेगा, आंसर रहेगा सी। नेक्स्ट, सीखना समृद्ध हो सकता है यदि वास्तविक दुनिया से उदाहरणों को कक्षा में लाया जाए जिनमें विद्यार्थी एक दूसरे से अंतः क्रिया करे और शिक्षक इस प्रक्रिया को सुगम बनाए। कक्षा में अधिक से अधिक शिक्षण सामग्री का प्रयोग किया जाए। शिक्षक विभिन्न प्रकार के व्याख्यान और स्पष्टीकरण का प्रयोग करे।
कक्षा में अवधाधिक परीक्षाओं यानी कि अधिक से अधिक परीक्षाओं पर जो है अपेक्षित ध्यान दिया जाए। तो देखिए सबसे जो उचित रहेगा वो क्या रहेगा, ए यहाँ पर सही रहेगा। सीखना कब प्रभावशाली हो सकता है, देखिए बालक जो है अपने वास्तविक जीवन की चीज़ों से बहुत जल्दी सीखते हैं, इसलिए क्या ज़रूरी है कि उसके जो वास्तविक दुनिया के उदाहरण हैं उन्हीं को कक्षा में लाया जाए। जैसे कि कोई शिक्षक बच्चे को सिखा रहा है, छोटे बच्चे को सिखा रहा है कि 5 में से 2 गए तो कितने बचे। अब हो सकता है बच्चे जो है सीखने में कठिनाई हो रही, सीख नहीं पा रहे। अगर हम बालक को इस तरीके से सिखाए कि आपके पास 5 टॉफी है, 2 आपने अपने दोस्तों को दे दी, तो आपके पास कितनी बची, तब बालक जो है उसको अच्छे से सीख पाएंगे। तो ध्यान रखिए कक्षा में जो है वास्तविक दुनिया के उदाहरण को लाया जाए, जिसमें विद्यार्थी एक दूसरे के साथ क्या करे, अंतः क्रिया करे। तो देखिए यहाँ पर बालक कैसे सीखते हैं, एक दूसरे से सीखते हैं, एक दूसरे के साथ क्रिया करके, यानी कि एक दूसरे के साथ अंतः क्रिया के माध्यम से सीखते हैं। और शिक्षक का कार्य क्या है कि इस प्रक्रिया को क्या बनाए, सुगम बनाए, यानी कि शिक्षक एक निर्देशक के रूप में, सहायक के रूप में क्या करे, कार्य करे। तो यहाँ पर हमारा आंसर रहेगा ए। कक्षा में अनुशासन बनाए रखने के लिए सर्वाधिक प्रभावशाली उपाय क्या है? अनुशासनहीन छात्रों को कक्षा से बाहर निकाल देना, शिक्षण को जो है रोचक एवं व्यवहारिक बनाना, छात्रों के अभिभावकों को सूचित करना, या फिर अनुशासनहीन छात्रों को विशिष्ट सुविधाएं प्रदान करना। तो अनुशासन बनाए रखने के लिए क्या करें, सबसे प्रभावशाली उपाय क्या होगा? तो जो है शिक्षण को क्या बनाए, रोचक बनाए, उसको क्या बनाना है, व्यवहारिक बनाना है, यानी कि बालकों की व्यवहारिक जिंदगी से जो है शिक्षण क्रिया को जोड़ना है, शिक्षण प्रक्रिया को जोड़ना है। और रोचक बनाने के लिए क्या कर सकते हैं, शिक्षण को रोचक बनाने के लिए शिक्षक जो है शिक्षण सहायक सामग्री का प्रयोग कर सकते हैं, जिससे कि बालक जो है शिक्षण प्रक्रिया में रुचि दिखाएंगे। तो यहाँ पर हमारा आंसर रहेगा बी। यदि कुछ विद्यार्थी कक्षा में अध्ययन की चित्तवृत्ति में नहीं है तो आप क्या करेंगे, उन्हें अध्ययन के लिए बाध्य करेंगे, उन विद्यार्थियों से कक्षा छोड़ने के लिए कहेंगे, उन्हें चेतावनी देंगे कि अवश्य अध्ययन करें, नहीं तो प्रधान अध्यापक को सूचित कर देंगे, या उन्हें उनकी रुचि अथवा आप अपने विषय के अनुसार रुचिपूर्ण चीज़ें बताएंगे। तो ध्यान रखिए अगर जो है विद्यार्थी शिक्षक जो पढ़ा रहे हैं उस पर ध्यान नहीं दे रहे हैं तो क्या करना होगा, उन्हें उनकी रुचि या फिर शिक्षक जो है अपने विषय के अनुसार रुचिपूर्ण चीज़ें बताएंगे। बालकों की जो है ध्यान अपनी ओर यानी कि विषय वस्तु की ओर आकर्षित करने के लिए रुचिपूर्ण चीज़ें बताएंगे। तो आंसर हमारा रहेगा डी। कक्षा में जो विद्यार्थी प्रश्न पूछते हैं उन्हें कक्षा के बाद शिक्षक से मिलने की सलाह दी जाएगी। कक्षा चर्चा में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए, लगातार प्रश्न पूछने के लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए, या फिर स्वतंत्र रूप से उत्तर ढूंढने के लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। तो ध्यान रहे अगर बालक जो है प्रश्न पूछ रहे हैं, शिक्षक जो है पढ़ा रहा है और बालक जो है प्रश्न पूछ रहे हैं, तो शिक्षक का कार्य क्या है कि जो शिक्षक ने प्रश्न पूछा है उसका जवाब दे, बालक को जो जिज्ञासा है उसको शांत करे और लगातार प्रश्न पूछने के लिए क्या करे, बालक को प्रोत्साहित करे। तो आंसर रहेगा सी। कक्षा में विद्यार्थियों की रुचि बनाए रखने के लिए एक शिक्षक को उचित है सामपट का जो है प्रयोग करना, चर्चा करना, कहानी कहना, या फिर प्रश्न पूछना। तो देखिए यहाँ पर बात किसकी हो रही है कि कक्षा में विद्यार्थियों की रुचि बनाए रखने के लिए शिक्षक को क्या करना चाहिए। तो ध्यान रहे शिक्षक को प्रश्न पूछने चाहिए बच्चों से, और प्रश्न भी कैसे, उनके पूर्व ज्ञान पर आधारित, यानी कि जिनका जो है ज्ञान बालकों को पहले से हो, इस प्रकार के प्रश्न जो है पूछने चाहिए। तो आंसर हमारा रहेगा यहाँ पर डी। एक शिक्षक अपने लोकतांत्रिक स्वभाव के कारण विद्यार्थियों को पूरी कक्षा में कहीं भी बैठने की अनुमति देता है।
कुछ विद्यार्थी एक साथ बैठते हैं, कुछ चर्चा करते हैं, कुछ समूह में पठन करते हैं, कुछ चुपचाप बैठकर अपने आप पढ़ते हैं। एक अभिभावक को यह पसंद नहीं आता। इस स्थिति से निपटने का निम्न में से कौन सा तरीका सबसे बेहतर हो सकता है? अभिभावकों को प्रधान अध्यापक से अनुरोध करना चाहिए कि वे उनके बच्चे का अनुभाग यानी कि सेक्शन बदल दे। अभिभावकों को शिक्षक पर विश्वास व्यक्त करना चाहिए और शिक्षक के साथ समस्या पर चर्चा करनी चाहिए। अभिभावकों को उस विद्यालय से अपने बच्चे को निकाल देना चाहिए। अभिभावकों को प्रधान अध्यापक से शिक्षक की शिकायत करनी चाहिए। तो देखिए, सबसे जो उचित है ये क्या रहेगा कि अभिभावकों को जो है शिक्षक पर विश्वास व्यक्त करना चाहिए। सबसे ज़रूरी क्या है कि अभिभावकों का, माता पिता का जो है शिक्षक पर क्या हो, विश्वास हो, और शिक्षक के साथ समस्या पर क्या करनी चाहिए, चर्चा करनी चाहिए। तो आंसर हमारा यहाँ पर रहेगा बी। विशेष रूप से प्राथमिक स्तर पर विद्यार्थियों की सीखने संबंधी समस्याओं को संबोधित करने का सबसे बेहतर तरीका है महंगी और चमकदार सहायक सामग्री का प्रयोग करना, सरल और रोचक पाठ्यपुस्तकों का प्रयोग करना, कहानी कथन पद्धति का प्रयोग करना, क्षमता के अनुरूप जो है विभिन्न शिक्षण पद्धतियों का प्रयोग करना। तो देखिए, क्वेश्चन क्या है कि विशेष रूप से प्राथमिक स्तर पर विद्यार्थियों की जो सीखने संबंधी समस्या है उनको जो है संबोधित करने का सबसे बेहतर तरीका क्या है कि क्षमता के अनुरूप विभिन्न शिक्षण पद्धतियों का प्रयोग करना। किसी एक शिक्षण पद्धति के से जो है बच्चों को नहीं पढ़ाना, क्या करना, विभिन्न शिक्षण पद्धतियों का प्रयोग करना, शिक्षण सहायक सामग्रियों का प्रयोग करना, अलग अलग तरीके से बच्चों को पढ़ाना। तो ध्यान रखिए, आंसर क्या रहेगा, डी रहेगा। सीखने की तत्परता डैश की ओर संकेत करती है। थोंडाइक का तत्परता का नियम, शिक्षार्थियों का सामान्य योग्यता स्तर, सीखने की सातत्य में शिक्षार्थियों का वर्तमान संज्ञानात्मक स्तर, सीखने के कार्य की प्रकृति को संतुष्ट कर दे। तो देखिए, सीखने की तत्परता का मतलब है कि कोई बालक सीखने के लिए शारीरिक मानसिक रूप से कितना तैयार है। तो ध्यान रखना, सीखने की तत्परता यानी कि शारीरिक व मानसिक रूप से कितना तैयार है सीखने के लिए, इसे हम क्या कहेंगे, सीखने की तत्परता कहेंगे। डैश की ओर संकेत करती है, तो किसकी ओर ये संकेत करती है, ये करती है संकेत सीखने के सातत्य में शिक्षार्थी के जो वर्तमान संज्ञानात्मक स्तर की ओर संकेत करती है। सीखने के सातत्य का मतलब एक चलने वाली सीढ़ी। ध्यान रखिएगा, क्या एक चलने वाली सीढ़ी जो स्वयं ही चलती है। आपने कई जगह पर मॉल में या फिर एयरपोर्ट पर, रेलवे स्टेशन पर देखी होगी, जो इलेक्ट्रिक सीढ़ियाँ होती है स्वयं ही चलती है। सीखने के सातत्य में हम समझेंगे चलने वाली सीढ़ी जिस पर बालक सरल से किसकी ओर, कठिन की ओर धीरे धीरे चलता है, धीरे धीरे आगे की ओर बढ़ता है। और देखिए, वर्तमान में जो बालक के पास, जो बालक का संज्ञानात्मक स्तर है, मानकर चलिए यहाँ ए बालक खड़ा हुआ है और वर्तमान में उसका संज्ञानात्मक स्तर इतना है, तो ये बालक सीखने के लिए, आगे सीखने के लिए कितना तैयार है, कितना जो है आगे बढ़ने के लिए तैयार है। उदाहरण अगर हम देखें, इस ए बालक को शिक्षक क्या सिखाना चाहते हैं, गुणा के सवाल सिखाना चाहते हैं, लेकिन इससे पहले उसके पास वर्तमान जो संज्ञानात्मक स्तर है उसके अनुसार उसको क्या आने चाहिए, यहाँ पर उससे पहले उसको जोड़ के सवाल आने चाहिए, जोड़ आना चाहिए, पहाड़े उसको याद होने चाहिए, तभी जो है गुणा सीख पाएगा। यानी कि अगर यहाँ पर जो है उसके वर्तमान जो ज्ञान का स्तर है, संज्ञानात्मक स्तर है,
वो यहाँ पर जोड़ के बारे में जानता है, पहाड़े उसको याद है, तो वो गुणा सीखने के लिए तैयार है, यानी कि गुणा के सवाल सीखने के लिए वो क्या है, तत्पर है। लेकिन अगर उसके पास यही ज्ञान नहीं है, वर्तमान में उसको जोड़ के सवाल ही नहीं आते हैं, पहाड़े उसको याद नहीं है, तो इसका मतलब है वो गुणा के सवाल सीखने के लिए तैयार नहीं है। तो आंसर हमारा रहेगा यहाँ पर सी। शिक्षार्थी जो है शिक्षार्थी व्यक्तिगत भिन्नता प्रदर्शित करते हैं, अतः शिक्षक को क्या करना चाहिए, अधिगम की एक समान गति पर बल देना चाहिए, सीखने के विविध अनुभवों को उपलब्ध कराना चाहिए, कठोर अनुशासन सुनिश्चित करना चाहिए, परीक्षाओं की संख्या बढ़ा देनी चाहिए। देखिए शिक्षार्थी जो है व्यक्तिगत भिन्नता प्रदर्शित करते हैं, बिल्कुल प्रत्येक व्यक्ति प्रत्येक बालक एक दूसरे से भिन्न होता है, उसकी बुद्धि भिन्न होती है, उसकी रुचि भिन्न होती है, उसके सोचने की समझने की क्षमता भिन्न होती है, उसके कार्य करने के तरीके अलग होते हैं। तो यहाँ पर उसके सीखने के विविध अनुभवों को उपलब्ध कराना चाहिए। कोई बालक जो है सुनकर अच्छे से जो है याद कर लेता है, सीख लेता है, तो कोई बालक जो है देखकर अच्छे से सीख पाता है। तो विविध जो है अनुभव उसको उपलब्ध कराने चाहिए। आंसर रहेगा हमारा यहाँ पर बी। विद्यालयों को किसके लिए व्यक्तिगत भिन्नताओं को पूरा करना चाहिए, व्यक्तिगत शिक्षार्थी को विशिष्ट होने की अनुभूति कराने के लिए, व्यक्तिक जो है शिक्षार्थी के मध्य खाई को कम करने के लिए, शिक्षार्थी के निष्पादन और योग्यताओं को समान करने के लिए, या फिर यह समझने के लिए कि क्यों शिक्षार्थी सीखने के योग्य या अयोग्य है। तो ध्यान रखना किसकी बात हो रही है यहाँ पर, व्यक्तिगत भिन्नताओं की, कि विद्यालयों को क्यों व्यक्तिगत भिन्नताओं को समझना चाहिए। तो ध्यान रहे सबसे पहले विद्यालयों को, उसमें जो विद्यालय में बच्चे पढ़ रहे हैं उनकी व्यक्तिगत भिन्नताओं को समझना चाहिए, तभी जो है विद्यालय ये समझ पाएंगे कि बालकों के जो है सीखने में, यानी कि बालक जो है उसके सीखने में योग्य और अयोग्य को समझ पाएंगे, यानी कि बालक को जो सीखने की योग्यता है या अयोग्यता है उसको समझ पाएंगे, और उसी के आधार पर जो है शिक्षक जो है बालकों के विकास की जो है रूपरेखा तैयार कर पाएंगे, उसी के आधार पर आगे बालकों का विकास कर पाएंगे। तो सबसे पहले जरूरी क्या है कि विद्यालय जो है व्यक्तिगत भिन्नताओं को समझे, बच्चों की व्यक्तिगत भिन्नताओं को समझे, क्योंकि हर व्यक्ति हर बालक एक दूसरे से क्या है, भिन्न है। तो ये समझना यहाँ पर जो जरूरी है। आंसर रहेगा हमारा क्या, डी। हम सभी अपनी बुद्धि, प्रेरणा, अभिरुचि आदि के संदर्भ में भिन्न होते हैं। यह सिद्धांत संबंधित है व्यक्तिगत भिन्नता से, वंशानुक्रम से, बुद्धि के सिद्धांतों से, या फिर पर्यावरण से। तो पिछले क्वेश्चन में हमने बात की है क्या, कि प्रत्येक बालक की बुद्धि अलग होती है, प्रेरणा रुचि अलग होती है, उसके कार्य करने के तरीके अलग होते हैं, उसकी पसंद नापसंद अलग होती है, और ये किसके कारण होती है, व्यक्तिगत भिन्नता के कारण। तो आंसर रहेगा हमारा यहाँ पर ए। तो ये थी आज की हमारी क्वेश्चंस की क्लास आपको कैसी लगी है कमेंट बॉक्स में बताइएगा। अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक शेयर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में एक और नए टॉपिक के साथ।